नमस्कार भाई और बहनों और मेरे दोस्तों। मैं प्रोफेसर लखन कमा आप सब लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम प्रोफेसर लखन कमा है और मैं आपका निर्दलीय उम्मीदवार शिलोंग सीट से इस लोकसभा में खड़ा हो रहा हूं। कई कारण हैं कि मैं इस बार क्यों आपके उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे मालूम है जितने भी लोग यहाँ रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, जिसका अपना घर है, जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं, जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, आप सब लोगों को मेघालय के बारे में, हमारी जो पिछड़ेपन के बारे में, हम कितने अंडर डेवलप हैं उसके बारे में सब मालूम है। लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि क्योंकि जाहिर है कि आप जानना चाहेंगे कि मेरा उम्मीदवार कौन है। मैं नेहरू का आचार्य हूँ, जिसको आप प्रोफेसर कहते हैं। मैं पिछले 22 साल से नेहरू में पढ़ा रहा हूँ और लगभग 20 साल मेरा और नौकरी बचा हुआ है। नहीं, ये बताना ज़रूरी है, इसलिए कि नहीं बता रहा हूँ कि मैं कितना लंबा सफ़र तय कर चुका हूँ, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को ना लगे कि मैं बेरोज़गार हूँ या मुझे कोई बिज़नेस चलाना है या मैं कोई उम्मीद लेके पॉलिटिक्स में आया हूँ कि मैं यहाँ पैसा कमाऊँ। ये सब मेरा जहन में है ही नहीं। मैं आया हूँ इस पॉलिटिक्स में क्योंकि इसके कई कारण हैं। मुख्य 3 कारण मैं बताऊँगा आपको, बहुत सारांश में, बहुत समराइज़ करके छोटा बताऊँगा। एक तो हमारा, आप सबको मालूम है, हम कितने कई राज्यों के साथ आप कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मेघालय बहुत बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट है। और ऐसे नहीं है कि यहाँ के लोगों के पास ज्ञान नहीं है, और ऐसे नहीं है कि यहाँ लोगों के पास वो साधन नहीं है। सब कुछ होते हुए भी पिछले 52 इयर्स, जिसको हम 52 साल कहेंगे, मेरा हिंदी अगर नंबरिंग में गलत हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। 52 इयर्स में हम लोगों ने जिस तरह की उन्नति की कामना की थी, जब अपना अलग एक स्टेट बना है, उस कामना से हम काफ़ी दूर हैं। और ये देखते हुए मुझे बहुत खेद होती है, बहुत दर्द होता है कि ये स्टेट ऐसा स्टेट है जहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोग आए थे। मैं कि कुछ चंद लोगों के नाम लूँगा जिनको मुझे मुझे मालूम है कि जो लोग यहाँ उस ज़माने के रहे हैं या उसके बाद के रहे हैं, ज़रूर उनका नाम आपने सुना है, क्योंकि कई लोग तो स्टेट पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे। हम लोगों को गर्व होता है कि हम लोगों के पास मारुति नारायण मजाओ जैसे लोग थे। फिर हम लोगों के पास बॉबी विंगलिंगडो जैसे लोग थे। फिर प्रोफेसर जीजी स्वेल जैसे लोग भी आए हैं। उसके बाद फिर प्रोफेसर बैरिस्टर पाकेम जैसे लोग आए हैं, जो नेहरू के 2 बार वाइस चांसलर रह चुके हैं और स्टेट पॉलिटिक्स में काफ़ी नाम कमा चुके थे। ये चंद नाम मैंने इसलिए आप लोगों को बताया ताकि हमको लगे कि आज के दौर में, आज के समय में, आप कहीं भी देखिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देख लीजिए, आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसको देख के हम ये कहें, या नौजवान जो हमारे स्टेट के हैं, बच्चे बच्चियाँ, लड़का लड़की जो भी है, वो ये देख के उनके पास कोई नमूना मैं कहूँगा, या ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल जो है जिसको देख के बोले कि नहीं, मैं इस तरह बनना चाहता हूँ। उस तरह की लोग अब है नहीं इस पॉलिटिक्स में।
इसका मतलब एक एक खालीपन है, एक एक रिक्त स्थान है जिसको भरना बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नए नए लोग आए पॉलिटिक्स में, अच्छे स्वभाव के लोग आए, अच्छे विचार के लोग आए। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये तय किया कि मैं इस इलेक्शन से अपना पॉलिटिकल जो जो सफ़र है उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। और कोशिश करूँगा कि अगर आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों का भरोसा में जीत पाया, आप लोगों का उम्मीदों पर अगर मैं खरा हो पाया, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि इस रिक्त स्थान जो जो खाली पड़ा हुआ है, जहाँ अच्छे लोग अब पॉलिटिक्स में बहुत कम मिलते हैं या लगभग ना के बराबर है, ये ज़रूरी है कि हम उस रिक्त स्थान को भरें और अच्छे लोगों से भरें, युवा पीढ़ी से भरें, जिसमें जोश है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता है और जिसमें जो ज्ञान है, जिसके जिसकी जिसकी बहुत आवश्यकता है अगर आपको पॉलिटिक्स में काफ़ी आगे जाना है और अपना स्टेट के लिए आपको कुछ कर गुजरने की इच्छा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जो हमारा स्टेट है वो सबका है, वो मेरा है, वो आपका है। जिस जिस लोगों ने यहाँ रहा है, उन्होंने, चाहे वो छोटे तौर पे हो या बड़े मात्रा में हो, सब ने कुछ न कुछ इस स्टेट के लिए किया है। मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहा जो कल या परसों यहाँ मेघालय में आए। मैं उन लोगों से के बारे में बोल रहा हूँ जो सदियों से यहाँ रहे हैं, अपना घर है या यहाँ पैदा हुए हैं, उनके उनके माता पिताजी यहीं के थे। हम सबको मिलकर ये एक एक जो जो निश्चित तरह से एक एक हमको एक एक हमको राय लेना है या एक हमको एक प्रण लेना है कि हम इस प्रांत को, ये हमारा जो स्टेट है, इसको हम जैसा आज है वैसे नहीं देखना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा है, अब 52 साल बीत चुका है और हम कितना इंतज़ार करेंगे कि हमारा स्टेट भी और स्टेटों जैसा, आसाम जैसा, या आप नीचे साउथ में चले जाइए, अच्छे अच्छे स्टेट है, काफ़ी स्टेट कहीं बहुत आगे निकल चुका है और हम बहुत वो कछुए के जो जो चलने की स्टाइल है, धीमे धीमे लाहे लाहे जो बोलते हैं, असमीज लोग कहते हैं कि लाहे लाहे, तो उस गति से अगर हम चलेंगे तो अगले 100 साल तक भी हम ऐसे ही रहेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब वोट डालने जाएंगे, ध्यान में ये रखिए कि आप किस उम्मीदवार को वोट डाल रहे हैं। क्या वो आपके स्टेट के लिए कुछ अच्छा करेगा? क्या वो आपके लोगों के लिए कुछ अच्छा करेगा? क्योंकि मेरा ये मानना है, आप देखेंगे, अगर आप मेरा वेबसाइट में जाएंगे जो है www.lakhonkama.com, LAKHONKMA.com, छोटे अक्षर में, और या इस यूट्यूब चैनल में आप आइए जिसका हैंडल है @lakhonkama, LAKHONKMA। आप देखेंगे कि मैं विस्तार से बताया हूँ कि मेरा आगे क्या रणनीति क्या है, या इस स्टेट के लिए, इस ज़िले के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा जो हम कहते हैं मोटो क्या है, मेरा आगे का विज़न क्या है, आगे का मिशन क्या है, कैसे करके हम अपने स्टेट को, जहाँ पिछड़ापन में जो नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 1 में, कई कई जगह तो नंबर 2 में है पिछड़ेपन में, हम नहीं चाहते कि अगले 100 साल 200 साल तक भी हम ऐसे रहे। तो ये ज़रूरी है कि इस बार इस इलेक्शन में आप लोग तय कर लीजिए कि आपको उस एक उम्मीदवार को वोट करना है जो आपके लिए काम करे, सबको। जैसे मैंने, आप देखेंगे मेरे वेबसाइट, मैंने कहा है मेरा मोटो है कि सबको साथ, सबका साथ, सबको साथ लेके आगे चलना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। क्योंकि आप अगर
डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, आप एक दो समुदाय को लेकर नहीं कर सकते। और ये मैं कतई नहीं चाहूँगा कि मैं इस तरह के रास्ते में मैं कभी चलूँ। अगर मुझे आगे चलना है, मुझे सबका साथ चाहिए, मुझे सबका विश्वास चाहिए। मुझे चाहिए कि आप अपने उम्मीदवार पर इतना तो भरोसा कर सकते हैं कि आगे जाके वो अपना स्टेट के लिए, हमारे स्टेट के लिए, आपके स्टेट के लिए कुछ ना कुछ करेगा। मैं बहुत विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि जो कई ऐसे चीज़ें हैं इस स्टेट में, चाहे वो आप पढ़ाई लिखाई पर चाहिए, या आप हॉस्पिटल पर देखिए, या आप सड़क देखिए, बिजली देखिए, आप जाइए थोड़ा दूर, आपको लाइट खैर लगभग कई जगहों में तो आ चुका है, फिर भी कई जगह में अभी भी प्रॉब्लम है। पानी की प्रॉब्लम है, ठीक है, जल जीवन मिशन आया है, कई गांव में आया है, फिर भी चाहे वो हमारा शहर हो, शिलांग हो, या कहीं और हो, अभी भी कई लोग जगह में लोग पानी खरीद रहे हैं। जो हमारा जो जो अ, जो कम से कम ज़रूरी चीज़ है, वो आज तक हम अपने लोगों पर, खासकर उन लोगों को जो गांव में है, जो पिछड़े हुए हैं, उन तक हम नहीं पहुंचा पाए। इसका कारण ये है कि जब लोग इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे वो एमडीसी हो, एमएलए हो, एमपी हो, और जब जीत जाते हैं, उसके बाद उनका ध्यान कहीं और रहता है। जो पैसा पब्लिक का पैसा है, वो पैसा पब्लिक के पास नहीं जाता है। इसी के कारण आप देखेंगे कि आप किसी को भी देख लीजिए जो आज इलेक्शन खड़ा हुआ है, 5 साल बाद उनके पास सब कुछ है। और हम और आप सब जानते हैं कि एक एमडीसी या एमएलए या एमपी का सैलरी कितना होता है, उसका वेतन कितना होता है, और उस हिसाब से आप उनके प्रॉपर्टी अब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, शायद जो जो पैसा जनता का है, जो डेवलपमेंट जनता को पास जाना चाहिए था, वो अब तक कभी गया नहीं। इसका कारण है कि कहीं ना कहीं हमारा जो जो जनता का पैसा है, उसका दुरुपयोग किसी ने किया है, और वो लोग करते हैं जो पॉलिटिक्स में पैसा कमाने आते हैं, और इस भूख से आते हैं कि इतना खाओ कि फिर पचा ना पाऊँ। और इस कारण आप देखेंगे कि अ, हमारे जो जो नेता लोग हैं, वो दिन ब दिन अमीर होते जाते हैं, और जो जनता दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है। और इसलिए मैं, आप देखेंगे, आप मेरा वेबसाइट पे मैंने ये बताया कि मेरा जो जो सफ़र मैंने शुरू किया है, और मैं चाहता हूँ कि लोग इस सफ़र में मेरा साथ दें। मैं इस सफ़र में एक चीज़ तय करके चला हूँ कि चाहे जो हो जाए, आगे की जो जर्नी है, आगे की जो सफ़र है, वो उस उस फाउंडेशन पर चलेगा कि मैं एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी एडॉप्ट किया हूँ करप्शन को लेके। जो जो घूसखोरी है, या जो लोग पब्लिक का पैसा खा जाते हैं, तो उसका मैं ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी मान के चला हूँ कि मैं कतई, चाहे कुछ भी हो जाए, ना मैं उन लोगों को साथ दूंगा जो लोगों का पैसा खाते हैं, ना मैं खुद खाऊंगा। और ये मैं आपको सीधा आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं यहीं रहता हूँ लासोतन में, और मैं पढ़ाता हूँ निहू में। आप किसी भी समय आप आके मुझसे ये सवाल कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये देखें कि मैं अगर आगे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें आप मेरा साथ देंगे या नहीं। क्योंकि अगर आप मेरा साथ देंगे, मुझे यकीन है कि मैं कुछ नया, एक नया मेघालय जो मैं जो मेरा जहन में है, जो मेरा कई कई सालों से मेरा दिल में बसा हुआ है कि मैं एक नया मेघालय देखना चाहूँगा। और उस मेघालय का नींव हमें इस इलेक्शन जो है, लोकसभा इलेक्शन 2024 में से शुरू करना है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट मेरे नाम पे दे, ताकि हम साथ मिलकर, आप हम, बिकॉज जैसे मैंने कहा है कि आगे हमको चलना है और साथ साथ चलना है। और मुझे
और इस दौर में जो मैं निकल चला हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेघालय के लिए मैं कुछ करूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेघालय के पिछड़े लोगों, गांव-गांव में जो तकलीफ़ है उसको थोड़ा-सा दूर कर सकूँ, उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का जो बहुमूल्य जो वोट है, मैं चाहता हूँ कि आप जब भी आप जाए इलेक्शन में वोट डालने के लिए, आप ये ज़रूर सोचिए कि क्या, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपना वोट बेकार कहीं यहीं इधर-उधर दे के जो है बेकार करें। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो कीमती वोट है, आपका वोट बहुत बहुत कीमती है। एक एक इंसान, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे उसके पास दौलत जितना भी हो या किसी के पास कुछ ना हो, ये ये डेमोक्रेसी की सुंदरता है कि हर एक के पास एक ही वोट है, और वो एक वोट बहुत मायने रखता है अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं। आप गलत आदमी को चुनेंगे, क्योंकि सुनिए, ये इलेक्शन जो है, या ये इलेक्शन एमपी का इलेक्शन है। आप एक आदमी भेज रहे हैं पार्लियामेंट, चाहे वो किसी पार्टी से खड़ा हुआ है या चाहे मेरा जैसा इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है। आपको उस इंसान को चुनना है, उस उम्मीदवार को चुनना है जो अपने पाँव पर खड़ा हो सके। मेरा ये, मैं मान के चला हूँ कि मैं ये इलेक्शन इंडिपेंडेंटली लड़ूंगा, इसलिए कि मुझे अगर अगर मैं खुद ही अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाया, अगर मैं यहाँ किसी और के सहारे से आगे चल रहा हूँ, इसका मतलब है मैं अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाया। और अगर मैं अपने पाँव पर यहाँ यहीं अपने स्टेट में नहीं खड़ा हो पाया, अगर मैं थोड़ा आसाम चले जाऊँ या बंगाल चले जाऊँ या बिहार, या अगर मैं पार्लियामेंट जाता हूँ, तो मैं आप लोगों का जो दुख, आप लोगों का जो तकलीफ़, आपके जो 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 आकांक्षा हैं, उसको मैं कैसा पूरा कर सकता हूँ। इसके लिए मैं ये ठान के चला हूँ कि मैं अकेला खड़ा हूँ। अगर मेरा पैर मजबूत है तो मैं यहाँ भी खड़ा खुद ही हो सकता हूँ, और पार्लियामेंट के अंदर भी मैं अकेला खड़ा होकर इन सब मुद्दों पर मैं लोगों को बता सकता हूँ, मैं पार्लियामेंट को एहसास दिला सकता हूँ कि मेरा स्टेट की ज़रूरतें क्या हैं, हमें हमें क्या चाहिए, क्या सही है, सही का हम ज़रूर साथ देंगे। जो चीज़ गलत है इस स्टेट के लिए, हम कभी भी साथ नहीं देंगे, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो उसके लिए आपको ऐसा एक उम्मीदवार को चुनना है जो सीधा सोचे, एक एक कुआं के मेंढक के तौर पर नहीं सोचे, क्योंकि ये दुनिया अब काफ़ी आगे निकल चुका है। हम अब कबीले में नहीं रहते, हम अपने केवल अपने लोगों से घिरा हुआ नहीं रह सकते, हमको सबका साथ चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अ, हम जब आप किसी को चुनते हैं, ये उनका दायित्व है, ये उनका कर्तव्य है, ये उनका काम है कि वो आपके तकलीफ़ों को पार्लियामेंट में ले जाए। ये इनका उनका काम है कि वो सेंटर से पैसा लेके आए और सेंटर को बताएं कि ये मेरा 5 या 10 ऐसा मुद्दा है जहाँ मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है। और हम जैसे स्टेट, जो छोटा स्टेट है, जिसका जो जो कहते हैं कि स्टेट जीडीपी बहुत कम है, कम तो बहुत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर पैसा कहीं और जा रहा है, हमारा ध्यान कहीं और है। हम अपने स्कूल, अपने अस्पताल, अपने सड़क, अपने स्ट्रीट लाइट, अपने सारे जो 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 अहम मुद्दा है उनको छोड़ के हम ऐसे ऐसे मुद्दों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं लाते। अब एक मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। जैसे पिछले बार आपने देखा होगा कि नवंबर के महीने में एक चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हुआ जिसमें 9 करोड़ रुपया खर्च हुआ। फिर जनवरी आते आते मेघालय गेम्स हुआ जहाँ 23 करोड़ रुपया की जो है जो जो बचत बनी थी। और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको खाने के लिए मिला क्या? वो कुरकुरे, वो समोसा,
इसका मतलब है कि ये जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है या कोई और फेस्टिवल है, चाहे वो 3 दिन का हो या जैसे मेघालय गेम्स है जो 5 दिन का है, ये 3 दिन और 5 दिन वाला खेल में या 5 दिन वाला फेस्टिवल में आप करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। उसी करोड़ों रुपया को अगर आप अच्छा स्कूल बनाते, स्मार्ट क्लासरूम बनाते, हमारे बच्चों के लिए जो है कंप्यूटर, जो जो आज के जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं जहाँ ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, अगर ये सब अब हम देते तो हमारे बच्चे काफ़ी आगे निकलते। क्योंकि अगर हमें आगे निकलना है, स्टेट के तौर पर आगे निकलना है, एक राज्य जो एक एक मजबूत राज्य अगर हमें बनना है, तो हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम कहते हैं, हमारे बच्चे जो जो पढ़ रहे हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके वही हमारा स्टेट का जो है भविष्य तय करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सोचें, गहराई से सोचें कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है आज के टाइम में, इनका फोकस टोटल आउट फोकस है। मैं कहता हूँ वो आउट ऑफ फोकस जिसको हम कहते हैं, उनका ध्यान कहीं और है। अब देख लीजिए उमियाम ब्रिज, जिसका एक्सपायरी डेट कब से ख़त्म हो चुका है। मैं ये बार बार सवाल कर रहा हूँ कि आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं कि 3 साल पहले या 5 साल पहले या 6 साल पहले एक दूसरा ब्रिज वहाँ नहीं बना है। किस कारण? हमारा स्टेट गरीब स्टेट में माना जाता है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन जिस तरह हमारे पब्लिक का पैसा बर्बाद करते हैं, कहीं किसी एंगल से आपको नहीं लगेगा कि हम लोग गरीब हैं। ऐसा लगता है हम लोग पैसे पर सो रहे हैं, सारे पूरे स्टेट के लोग पैसे पर सो रहे हैं, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन है वो हमारे पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। मैं ये कई बार लिख चुका हूँ, चाहे वो शिलोंग टाइम्स हो या कई और न्यूज़पेपर हो, या जब भी मुझे मौका मिला मैंने बिना हिचकिचाहट हुए ये मैंने बताया कि अगर अगर आप जो डैम जो आपका फोकस होना चाहिए था, जिसका एक्सपायरी अब किसी भी दिन, मैं तो ये डरता हूँ कि किसी भी दिन हम वहाँ से गुजरे और ये पूरा डैम ही निकल जाए। रिपेयर वर्क चल रहा है, लेकिन मुझे आज तक समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या रिपेयर हो रहा है, क्योंकि एक एक किसी भी जो चीज़ आप बनाते उसका एक एक लाइफ स्पैन होता है, वो उतना तक ही ला, उसके बाद जो भी समय काम चल रहा है वो केवल बोनस है। और इस ब्रिज का एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमारे स्टेट की जो लीडरशिप है, उनके पास टाइम नहीं है ये सोचने के लिए 5 साल पहले या 10 साल पहले या 6 साल पहले या 3 साल पहले कि हमें अब तक एक दूसरा ब्रिज मिल जाना चाहिए था। अब देखिए मुंबई में, सागर में, महासागर में आप ब्रिज बनाए हैं, ये क्या चीज़ है? ये 2 किलो 50 मीटर 100 मीटर के डिस्टेंस पर आपको एक ब्रिज बनाना है। आप सोचिए इस ज़माने में इस विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि आप समुद्र में सबसे लंबा ब्रिज आप बना सकते हैं, जो मुंबई में हाल ही में जो है इसका उद्घाटन पीएम जी ने किया है। लेकिन हमें यहाँ अपने ज़िले में ऐसा लग रहा है कि हम टेक्नोलॉजी से काफ़ी काफ़ी दूर है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा हम अपने लोगों के लिए एक नया ब्रिज बनाएं। उसी तरह आप गोवा चले जाइए, 2 बड़ा बड़ा नदी है वहाँ, हर नदी पर कम से कम 3-4 पुल बना हुआ है, जो आप वहाँ से ट्रेन जा सकता है, वहाँ से आपका रोड जा सकता है, और ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा ये केवल कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हमारा नज़रिया, जो जो अपना राज्य को देखने का नज़रिया है, वो बिल्कुल हट चुका है मुद्दों से। मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जो जो नेता हैं, जो हमारे स्टेट को चला रहा है, उनका पूरा मन किसी और चीज़ों पे है, और वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए या पब्लिक के दुख सुख को दूर करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो जो हमें कई सालों से एक अंडर डेवलप स्टेट के नाम से जाना गया है, क्योंकि हम डेवलप नहीं कर पाते। अब बहुत दूर मत जाए, 5-6 किलोमीटर आप शिलोंग से निकल जाए, किसी भी डायरेक्शन में आप जाए, ईस्ट जाइए, वेस्ट जाइए, नॉर्थ जाइए, साउथ जाइए, आप कहीं भी निकल जाइए, आपको मालूम हो जाएगा कि कितना
दुख भरी दास्तां है हमारे गांव के लोगों के। उनके पास ढंग का कोई सड़क नहीं है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो पूछने वाला है वो आएगा 4 साल 4.5 साल बाद आएगा, जब इलेक्शन फिर से होगा। फिर वो 500 रुपया बांटेगा, फिर 1000 रुपया बांटेगा, फिर वो वोट बटोरेगा, फिर वो गायब हो जाएगा। और ये सदियों से चला आ रहा है। और इस साइकिल को और ये जो चलन आ रहा है, इसको हमें रोकना है, आपको रोकना है, हमें रोकना है। ताकि चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमडीसी हो, चाहे एमपी हो, अगर वो आपके हित में काम नहीं कर रहा है, उसको कोई हक नहीं है कि ये कुर्सी आप लेके बैठें। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं। जैसा इसी एमपी को ले लीजिए, पिछले 3 टर्म से 15 साल से हमारे एमपी हैं। लेकिन अगर मैं ये सवाल आपसे करता हूँ कि हमको एक ऐसा काम बता दीजिए जो आप याद करें कि इन्होंने किया, मुझे नहीं लगता कि आपके ध्यान में कुछ आएगा, क्योंकि मेरा ध्यान में कुछ नहीं आता है। उसी तरह सारे जो पॉलिटिशियन हैं उनका ध्यान कहीं और है। और ये मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ, ताकि आप जब वोट डालने जाएं, आप ये सोच के जाएं कि मैं ऐसे एक आदमी को वोट दूंगा या ऐसे उम्मीदवार को वोट दूंगा जो सही मायने में ये स्टेट के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता हो। और ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया हूँ। जैसे मैं बताया, मैं एक आचार्य हूँ, फुल टाइम आचार्य हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं आचार्य हूँ। और मेरा जो जो वेतन है वो लगभग एमपी के वेतन के बराबर, या हो सकता है कुछ ज़्यादा ही हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं लगना चाहिए कि, क्योंकि मुझे इस स्टेट ने सब कुछ दिया है। मैं अपने लिए घर बना चुका हूँ, अपने माँ के लिए घर बना बना चुका हूँ, मेरे भाई बहन सब अपने अपने घर बना चुके हैं, मेरा गाड़ी है, मैं ज़मीन खरीदा हूँ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजा हूँ। सारा कुछ मैं इस स्टेट से मुझे मिला है। अब ये सवाल आता है कि जिस स्टेट ने आपको इतना कुछ दिया, क्या मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं इस स्टेट को कुछ दूँ? और वो देने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा बांटने शुरू कर दीजिए। मेरे पास पैसा नहीं, मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ। मेरा ना कोई संघ है, ना मेरा कोई पार्टी है। मैं अपने सैलरी से खड़ा हुआ हूँ। और आप समझ सकते हैं कि मैं किसी का वोट खरीद नहीं सकता। लेकिन मैं आपको ये उम्मीद जरूर देना चाहूँगा कि आप अगर मुझे अपना एमपी बनाते हैं, आपको कोई कंप्लेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप, क्योंकि मैं जैसे बताया हूँ, हम साथ में रहते हैं, हम मार्केट में मिलेंगे, हम रास्ते में मिलेंगे, हम आम आदमी हैं, आप जैसा एक आम आदमी है जो मेहनत करके। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। मैं जब जब बीएससी कर रहा था तो मैं कि भाड़ा घर में रहता था, ट्यूशन करता था, और मेहनत करते 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 अपना बीएससी कंप्लीट किया हूँ, फिर एमएससी कंप्लीट किया हूँ, फिर पीएचडी कंप्लीट, फिर मैं जाके यूएस में लगभग 2 साल रहा हूँ। मैं रोम जा चुका हूँ, ज्यूरिक में रह चुका हूँ, फ्रैंकफर्ट में रह चुका हूँ, बैंकॉक में रह चुका हूँ, कई जगहों में मैं रह चुका हूँ। इसलिए मुझे ये पूरा आइडिया है कि अगर आप मेहनत से, लगन से और सही मायने से अगर आप काम करेंगे, डेवलपमेंट लाना बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, आसान नहीं होगा। जो चीज़ पिछले 52 ईयर्स से सड़ा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए आपको कम से कम 15 साल, 20 साल, हो सकता है 25 साल लगे। लेकिन मैं अब शुरू कर चुका, ये 2024 का इलेक्शन मेरा शुरुआत है। और ये मैं ऐसे केवल इस एमपी इलेक्शन में लड़ने के लिए केवल मैं नहीं आया हूँ। चाहे जो हो जाए, मैं हारूँ जीतूँ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं, जैसे मैंने कहा है, मैं एक इंडिपेंडेंट है। मेरा प्लान कुछ और है इस स्टेट के लिए। मेरा प्लान है, आगे का प्लान है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितना भी लगे। मैं चाहता हूँ कि जब मेरे मरने से पहले, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टेट को एक डेवलप स्टेट, जो स्टेट जो है जिसको हर गांव में जो है लोग खुश हो, हर गांव में जो है बिजली हो, हर गांव में अच्छा स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ताकि उन लोगों को शहर आना ना पड़े। और जो सड़क है, स्ट्रीट लाइट है, और उनका जो जो रोजगारी है, ये सारा उनको मिले।
और मैं जानता हूँ ये इतना आसान काम नहीं है। ये मैं जानता हूँ क्योंकि अगर आपको नौकरी दिलाना है तो सरकारी नौकरी तो बहुत कम है यहाँ। ये आपको भी मालूम है, हमें वहाँ चाहे वो स्टेट का नौकरी हो या सेंट्रल का नौकरी। तो हमें चाहिए कि हमें कुछ इंडस्ट्रीज़ को यहाँ लाना है, चाहे वो छोटी मोटी इंडस्ट्री, जैसे छोटा तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी मल्टी बिलियन कंपनीज होती है, जैसे फार्मास्यूटिकल जो दवा बनाने का फैक्ट्री, या आप जैसे वो बोलिए फूड प्रोसेसिंग, जो हमारे यहाँ कई तरह के फल मिलते हैं जिसको आप प्रोसेस कर सकते हैं, जिसका प्रोडक्ट आप मार्केट में ला सकते हैं। क्योंकि अब एक एक मैं एक कंपैरिजन देता हूँ, आप देख सिक्किम को देख लीजिए। और कई लोगों ने गैंगटॉक गया है, मुझे मालूम है कि उनका ज़मीन हमारे ज़मीन से काफ़ी ढलान पर है, और उनकी उनके कंपैरिजन में हमारे काफ़ी काफ़ी ठीक है। फिर भी वहाँ कम से कम ने तो 9 8 या 9 मल्टीनेशनल कंपनी जो दवा बनाना है, जैसे सिप्ला है या कोई और कंपनी है, कई आप चले जाइए सिक्किम के वेबसाइट में, या आप गूगल टाइप कीजिए, आप देखेंगे कई दवा बनाने की फैक्ट्रियाँ, फिर बियर बनाने की, फिर वो ब्रूअरीज और डिस्टिलरीज सारे हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप जीडीपी देख लीजिए, जो 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 पैदावार है किसी स्टेट का, जो हम मेजर करते हैं, उनका वो नंबर 1 2 3 4 5 टॉप 5 में आते हैं, दिल्ली के साथ, गोवा के साथ। क्योंकि उनका उनका लीडरशिप और उनका जो नेता है, उनका जो सोचने का तरीका है, वो आज के युग का सोचने का तरीका है। हमारे हमारा तरीका बहुत पुराना है। हम यहाँ धीरे धीरे काम करना चाहते हैं, और जबकि और उस काम में ज़्यादातर अपना ही फ़ायदा देखते हैं कि पब्लिक का पैसा है, लेकिन उसके लिए हमको कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि ये पब्लिक का पैसा है, और उसमें से पता नहीं अगर 100 में पता नहीं, अगर 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 3 पवा शायद कहीं और जाता है, और शायद 1 पवा पब्लिक के पास जाता है। ये जो सोचने का तरीका है, हमें बदलना है। अगर हमें एक नया मेघालय बनाना है, हम और आप मिलके बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे ज़रूर। तो मुझे ये कहते हुए ज़रा सा भी संकोच नहीं है कि अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम सही तरह से काम करते हैं, अगर हम पैसा नहीं खाते, घूसखोरी नहीं करते हैं, तो पब्लिक के पास इतना पैसा है कि हम अच्छा काम कर सकें, अच्छा सड़क बना सके, अच्छा स्कूल बना सके, अच्छा जो है दवा आपको मिल सके हॉस्पिटलों में, ताकि जो है। और ये मैं बड़ा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो विदेशों में मैं क्योंकि मैं रहा हूँ, मुझे मालूम है विदेशों में आपको ये सब पर तो चर्चा ही नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने बिल पे किया है, आपको आपका गैस कहाँ से आता है आपको मालूम नहीं, खाली आप खोलिए गैस सप्लाई है। पानी कहाँ से आता है आपको मालूम नहीं, आपका नाला दिखता नहीं है कहाँ है, लेकिन है ज़रूर। क्योंकि ये सब चीज़ों से काफ़ी आगे ये लोग निकल जाए। जो काम हम लोग आज कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने का, वो 60s में, 1960 70 में ये सब कर चुके हैं, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, और ऑस्ट्रेलिया हो। और हम, क्योंकि हमारे सोचने का और ये मैं ये पूरा देश का हालत वैसे है, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही पिछड़े हुए हैं। हाँ, कई जगहों में, किसी दूसरे राज्य में, आप आसाम में देख लीजिए, हर दिन आप जाइए कुछ ना कुछ नया हो रहा है। और हमारे लोगों को ज़रा सा भी संकोच नहीं है कि आप देखते तो ज़रूर है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उस तरह का डेवलपमेंट आप यहाँ नहीं लाना चाहते, या नहीं ला पाते, क्योंकि आपका सोचने का तरीका गलत है, आपका आपका जो प्लानिंग ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ अ, कि आप जब वोट डालने जाएं, ये सोचिए कि अब मैं अपना वोट जो है उसको बर्बाद नहीं करूँगा। चाहे जो हो जाए, मैं उस आदमी को दूंगा जो, या उस उम्मीदवार को दूंगा जो एक एक नया मेघालय का नींव डाल सके। और मैं चाहता हूँ कि ये भरोसा आप हम मुझ पर दें। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं आपके साथ मिलकर, मुझे सबका साथ चाहिए। अगर मुझे अपना मिशन में आगे निकलना है, मुझे सबका साथ चाहिए, जिसमें ऐसा मेघालय हम बना सके जिसमें सब इज्जत से रह सके, सबको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ना हो, सबको दवा मिले, सबको सही टाइम में इज्जत से जो है अपने जो है रहने का कोई कोई आपत्ति ना हो। इस तरह का सोच में लेके चल रहा हूँ, और मैं ये
आशा करता हूँ कि जनता ये देखें, इसके बारे में सोचें और मुझे मुझे अपना साथ दे। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे फिर भी मैं आगे जाऊंगा, ये तय है। मैं अब पीछे मोड़ने वाले में से नहीं हूँ। मैं जो एक बात तय कर चुका हूँ, मैं कई सालों से सोच रहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूं, लेकिन एक होता है ना कि आपके अंदर का जो 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 भगवान है वो आपसे हमेशा बातचीत करता है। वो आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत, कब आपको क्या करना है, कब आपको कोई अच्छा काम करना है। ये आपका और अपने 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 जो अंतरात्मा जो होता है, जिससे आप हमेशा बात करते हो, वो जो बात होती है वो हमेशा सच्चाई वाली बात होती है। वो आपका अंतरात्मा, आप किसी भी समय आप अगर आपसे सवाल अपने आप से करेंगे कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या ये गलत है, आप अगर अपने अंतरात्मा का जो है सुनेंगे तो आपको ज़रूर ये फैसला करने में ज़रूर आसान होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर अंदर से अगर आवाज़ आती है, वो कोई है, हर आदमी के पास कोई ना कोई, चाहे वो किसी भी भगवान को मानता हो, सबके मन में भगवान बसता है। और मैं ये मान के चला हूँ कि इस बार ये मेरा मेरा और मेरा अपना जो भगवान का जो है, जो बातचीत में ये ये मुझे समझ में आया कि वो मुझे कह रहा है कि इस बार तुम्हें शुरू करना है। अगर आगे के लिए अच्छा कुछ सोचना है तो शुरुआत यहीं से करना है, इस 2024 इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन से ही शुरू करना है। और इसलिए मैं बिना पार्टी के, बिना संगठन के, बिना कोई कोई सपोर्ट के मैं आगे जा रहा हूँ। ये मान के जा रहा हूँ कि मेरा पैर मजबूत है, मैं अपने पैर पर खड़ा हुआ हूँ, मेहनत करके खड़ा हुआ हूँ। किसी के आगे पीछे पैसा दे के मैं नहीं खड़ा हुआ, अपने मेहनत से खड़ा हुआ हूँ। और जो आदमी अपने मेहनत से खड़ा होता है उसके पास तो भगवान भी होता है। और ये मैं मान के चला हूँ कि अगर मैं यहाँ अपने पैरों में खड़ा हो सकता हूँ, मैं पार्लियामेंट में भी अब अकेला, क्योंकि आप जनता ये जानते हैं कि हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट है। ईस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स, ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स, ईस्ट जैंतिया हिल्स, वेस्ट जैंतिया हिल्स और रिभॉय डिस्ट्रिक्ट। ये 7 जिले हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक एमपी भेजते हैं और एक गारो हिल्स की तरफ से जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक आदमी भेज रहे हैं, चाहे वो पार्टी से हो या निर्दलीय उम्मीदवार हो, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि आपको भेजना तो एक ही इंसान को है। और आप उस एक इंसान को भेजिए जो सही मायने में आपको नया दिशा दिखा सके, मेहनत कर सके, और जिसको जो पढ़ा लिखा हो। मेरे बारे में आपको डिटेल जानने के लिए आपको मेरे वेबसाइट में जाए कि मैं क्या पढ़ा हूँ, मैं क्या ट्रेनिंग पाया हूँ। मैं जैसे मैं बता चुका हूँ कि मैं पीएससी किया करके फिर एमएससी किया हूँ, फिर पीएचडी किया हूँ, फिर पोस्ट डॉक किया हूँ यूएस में। कई सालों का मेरा तजुर्बा है। और मैंने कई काम किए हैं। 2013 और 2019 के बीच में मैं एनएसएस सेल का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, जो निहो का एनएसएस सेल है। और निहो के एनएसएस सेल के अंदर कई यूनिट्स हैं, हर कॉलेज में यूनिट्स हैं। हम लोगों ने मिल के काफ़ी कुछ सोशल वर्क किए हैं, चाहे वो फुटपाथ बनाना हो, चाहे वो कपड़े धोने का जगह बनाना हो, चाहे वो गाड़ी रोकने का जो जगह बनाना हो, जो जिसको हम बस शेड कहते हैं, चाहे हमें ट्रेनिंग करवाना हो, चाहे वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग हो, ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग हो, या चाहे आपको एनएसएस का यूनिफॉर्म दिलाना हो, या 16 स्ट्रीट लाइट। कम से कम 60 ऐसे गांव हैं पूरा खासी जयंतिया हिल्स और रिवर डिस्ट्रिक्ट में जहां हमने 16 स्ट्रीट लाइट दिया है। लाओ सोतन को मिला के जितना भी हमारा है वो हम लोगों ने 16 स्ट्रीट लाइट, और ये खर्च करोड़ों में गया है। और ये मैं ऐसे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये केवल एक छोटा नमूना है जो हमने सोशल वर्क की तरह किया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमेशा मैं बार बार ये रहा, ये तो एक छोटा सा मूवी का मैंने आपको केवल ट्रेलर दिखाया। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं डेवलपमेंट का एक पूरा मूवी दिखाऊं कि डेवलपमेंट क्या होता है, कैसा किया जाएगा। और ये मेरा प्लान है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझें और अपना भरोसा
आप मुझ पर भरोसा करें और अपना जो है कीमती वोट मेरे नाम में दें। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि क्या मैं आगे का जाके करूँगा ये मैं धीरे धीरे बताऊँगा, क्योंकि एक दिन में मैं नहीं बताना चाहता, इसका कई कारण है। लेकिन मेरा ध्यान हमेशा कम से कम 12 या 13 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मेरा ध्यान है, और सबसे ऊपर है पढ़ाई लिखाई, सबसे आगे है एजुकेशन, उसके बाद है हमारा हॉस्पिटल, फिर जो है रोजगार, फिर हमारा कई ऐसे मुद्दे हैं जो जो गांव गांव में जो है जो जो तकलीफ़ लोग पा रहे हैं। और मैं बार बार ये कहा हूँ लोगों को, और मैं निसंकोच में ये कह रहा हूँ कि मेरा डेवलपमेंट जब मैं करूँगा, जब मुझे मौका मिलेगा, शुरुआत हमेशा सबसे पिछड़े लोगों से होगा, जो गांव के दूर दराज के जगह हैं जहाँ कई सालों से सदियों से जो है डेवलपमेंट नहीं आया है, वहाँ से शुरुआत होगी। और मैं मानता हूँ कि इसमें आप लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ हैं तो वो लोग काफ़ी नीचे हैं। अगर हम बराबरी के स्तर में लाना चाहेंगे तो मुझे इनको ऊपर उठा के लाना पड़ेगा। जब हम बराबर के स्तर में रहेंगे तो आपस में हम लोग compete कर सकेंगे, और पूरे देश या दुनिया से हम compete कर सकते हैं, ताकि हम आगे जाके कुछ कर सकें। इसलिए मेरा मेरा ये हमेशा ध्यान रहा है कि मैं एक युवा पीढ़ी का का अ, जो है एक रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता हूँ, कि मैं एक युवा पीढ़ी के जो 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 उम्मीदें हैं, जिनसे जिसके आशाएं हैं, उसको मैं पार्लियामेंट में ले जाऊं, ताकि मैं बताऊं कि हमारे मेघालय के युवा पीढ़ी ये चाहते हैं। और इसको आगे मुकम्मल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें सही लोगों का साथ हो। हमें हमें सेंटर की ब्लेसिंग की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी, कि जो पैसा हमें अपना स्टेट से मिलता है वो केवल शिक्षकों को कभी कभी समय से सैलरी तक नहीं मिलती है, कि मुझे मालूम है, और हम सबको मालूम है कि हमारे पास इतना साधन नहीं है, इतना पैसा हमें अपने अपने स्टेट से नहीं मिलता है कि हम अपने पैर पर खड़ा हो सके। हमें हमेशा सेंटर से मांगना पड़ता है, और सेंटर भी देते हैं, क्योंकि ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है। सेंटर, क्योंकि टैक्स कलेक्शन होता है तो वो सेंटर के पास जाता है, तो सेंटर फिर वापस स्टेट को देता है। लेकिन अगर हम सही ढंग से इसका इस्तेमाल करें, पाई पाई का हिसाब हो, जो पैसा, चाहे वो एमडीसी स्कीम हो, एमएलए स्कीम हो या एमपी स्कीम हो, ये किसी का जायदाद नहीं है कि आप ले जाके कहीं और रखिए। ये पब्लिक का पैसा है, और एक एक पैसा जो है पब्लिक का पैसा पब्लिक के हित में ही खर्च होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब आप सोचेंगे हो सकता है ये अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी अलग चल रहा हूँ, और कल को अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं भी यही पॉलिटिशियन लोगों जैसा रहूँगा, बस खाओ पियो मौज करो और पब्लिक को भूल जाओ। लेकिन नहीं, मैं एक सबसे पहले मैं एक शिक्षक हूँ, सबसे पहले मैं एक आचार्य हूँ। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सर टान के मुझे अपने बच्चों के सामने खड़ा होना है क्लासरूम में, और उनको नहीं लगे कि मैं एक झूठे आचार्य के बात सुन रहा हूँ। कि इसलिए मैं हमेशा डरता हूँ झूठ से, मैं हमेशा डरता हूँ जी जी नाइंसाफ़ी से, मैं हमेशा चिढ़ता हूँ घूसखोरी से। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एक आचार्य हूँ। एक आचार्य अगर झूठ बोलेगा, एक आचार्य अगर गलत चीज़ सिखाएगा, अगर घूस खाना सिखाएगा, खुद भी खाएगा, लोगों को भी सिखाएगा, तो उस टीचर का कोई मायने नहीं है। और स्टूडेंट उस जैसे टीचर लोगों को बहुत गंदे नज़र से देखते हैं। और मैं नहीं चाहूँगा, चाहे मैं जीतूँ हारूँ कुछ भी हो जाए, मैं चाहूँगा कि लोग और मेरे स्टूडेंट जब क्लास में रहते हैं मुझे इज्जत से देखें, उनको लगे कि मैं हमेशा सही का साथ देता हूँ। चाहे जो हो जाए, मुझे कोई भी जुर्माना भरना पड़े, मैं गलत का साथ कभी नहीं देता हूँ। आपने देखा होगा नेहरू में कितना जो हंगामा हुआ, वो इसलिए हुआ कि मैं गलत के साथ नहीं देना चाहता। गलत जो है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। और ये मेरा जीवन का सिद्धांत है, बचपन से है। मैं स्कूल में लड़ता था, मैं कॉलेज में लड़ा हूँ, मैं मास्टर डिग्री के समय लड़ रहा हूँ, पीएचडी के समय लड़ रहा हूँ, आज तक लड़ रहा हूँ गलत से।
जो नाइंसाफ़ी है उससे, जो घूसखोरी है उससे। और मुझे घूसखोर बिल्कुल पसंद नहीं। और ये मैं चाहूँगा कि लोग ध्यान से सुने, क्योंकि कल अगर मैं पैसा खाने लगा, आप मेरे मुंह में आके कहिए कि आपने तो उस वीडियो में ऐसा कहा था। यकीन मानिए, जो मैं कह रहा हूँ वो मैं दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि यही एक एक उम्मीद की चिंगारी जो है बचा हुआ है हमारे दिल में और पूरा स्टेट के लिए। मैं चाहता हूँ कि ये जो उम्मीद की किरण है वो बढ़ते चले जाए, क्योंकि भाई उम्मीद पर ही जीवन कायम है। अगर उम्मीद ही नहीं है तो फिर तो इंसान का कोई होना ना होना कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद पर जीवन कायम है। अब मैं ये उम्मीद करके आगे बढ़ रहा हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, क्योंकि हमको मिलकर एक नया मेघालय बनाना है। और उसका नींव, जैसे मैंने पहले बताया, शुरुआत हमें यहीं से करना है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन से करना है। और अपना बहुमूल्य वोट जो है उसको बेकार जाने मत दीजिए। इधर उधर देखिए, आपको मालूम है इलेक्शन कई बार हो चुका है, चाहे वो लोकल इलेक्शन हो या एमपी के इलेक्शन। आप कहाँ वोट देंगे आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि आपको मालूम है किस तरह जो है जो वोटिंग होती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोगों को ये ज़रूर मालूम है कि आपका कीमती वोट आपको कहाँ देना है, क्योंकि आप बेकार यहाँ वहाँ वोट दे के आप अपना कीमती वोट को जाया मत कीजिए। यही मेरा एक आप लोगों से निवेदन है। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अ, आने वाले दिनों में हम साथ मिलके कई मुद्दों पर और चर्चा करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है और ये चर्चा बहुत ज़रूरी है कि आप ये संदेश अपने घर वालों को, अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा भतीजा जो भी है, दोस्तों को पर के साथ शेयर कीजिए। उनको ये बताएं कि हमें इस बार जो है वोट करते समय सब कुछ छोड़कर केवल मेघालय के डेवलपमेंट के लिए वोट करना है, मेघालय की उन्नति के लिए वोट करना है। क्योंकि मेघालय, जैसा मैंने कहा, जितना मेघालयन मैं हूँ उतना ही आप हैं। आप यहाँ के हैं, आप इस देश के निवासी हैं। मुझे आपका साथ चाहिए और मैं चाहता हूँ कि हम और आप मिलकर एक नया मेघालय बनाएं। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपना कीमती वोट मुझे दें। अगर हमसे कोई गलती होता है, आप मेरा मुंह में आके कह सकते हैं। मेरा वेबसाइट में आप जाइए, आप देखेंगे मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, मेरा फेसबुक वहीं है, ट्विटर हैंडल वहीं है, इंस्टाग्राम वहीं है, मेरा मोबाइल नंबर वहीं है जहाँ व्हाट्सएप है, और ईमेल आईडी जो भी आपको चाहिए सारा कुछ वहाँ है। आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर अगर आप चाहें कि मैं आपके 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 जो जो गांव में आए, आपके आपके जो एरिया में आऊँ और आपसे बातचीत करूँ, आपकी तकलीफ़ों को समझूँ, मैं ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आप लोगों का दुख थोड़ा बांट सकूं। और इस उम्मीद से बांट सकूं कि आने वाला दिनों में, सालों में हम एक नया मेघालय बना सकेंगे। ये मेरा हमेशा हमेशा मानना है कि उम्मीद पर जीवन कायम है। जब तक हम जीवित हैं हमारे पास उम्मीद है, और जब तक उम्मीद है मुझे लगता है कि जीवन चलेगा। लेकिन ये सोच हमको बदलना है, आपको बदलना है, मुझे बदलना है कि हम अपना एक नया मेघालय किस तरह बनाएं, जहां लोग सुख शांति से आपस में भाईचारा से रहें, एक दूसरा का साथ दें, और वो इज्जत से अपना रोटी कमा सके, कोई किसी को तकलीफ़ ना दे। आपको कोई नियम पसंद है, आपका चॉइस है। ये सेकुलर देश है, यहाँ ये धर्मनिरपेक्षता हमारा हमारा नींव है। आपको आप आप और आपके भगवान के बीच में किसी और का आने का कोई हक नहीं है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस भगवान को मानते हैं, ये आपका है, ये आपका निजी मामला है। इसको निजी ही रहे, ताकि हम सुख शांति से, और ये देश हमेशा ऐसे रहा। और मैं ये और एक बार कहना याद है, ये मैं थोड़ा जोर से कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा देखा हूँ, और ये मेरा मानना है कि हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म मुझे लगता है कि एक एक यूनिक धर्म है अपने आप में। सोचिए, मुगल आए,
सदियों तक राज किया, लेकिन आपका जो धर्म है उस पर बहुत आंच नहीं आने पाए। उसी तरह अंग्रेज आए, 200 साल राज किए, फिर भी आज आप देख लीजिए, आप लोगों में ये इतना तकलीफ होने के बावजूद इस देश में 80%, 79.8, 80% आप मान सकते हैं हिंदू है। और काफ़ी लोग, और मैं अपना गुरु में, क्योंकि मेरा गुरु सारे यूपी के रहे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं जब भी उनको देखता हूँ वो हमेशा उस सिद्धांत पर मान के चला है कि यह देश जो है हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद ये सेकुलर देश है। उसका जो ये सबसे जो ब्यूटी जो मैं कहता हूँ जो इस देश का है कि हिंदुओं को कोई कुछ खतरा नहीं है किसी नियम से। ये मैं हमेशा मैं बोला हूँ और मैं बार बार बोलूँगा, ये नियम ऐसा नियम है, आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं, मानते चलेंगे, सदियों से माने। जैसे मैंने कहा, मुग़ल कुछ नहीं बिगड़ पाए, ब्रिटिशर्स कुछ नहीं बिगड़ पाए, आप अपना तो देश आज़ाद है, अब क्या चिंता है। इसलिए ये मान के चलिए कि जो जो अच्छे सोच विचार के जो लोग हैं, जिस जो जो हिंदू नियम के जो जो नियम लोग हैं, वो ज़्यादातर हिंदू जो मैंने मिला है, जो मेरा गुरुजी रहा है, सारे सेकुलर है। वो मानते हैं अपने भगवान को, लेकिन किसी और भगवान को गलत या कुछ और नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सिखाया जाता है हमें। मैं बचपन से हमारे जहन में ये बैठ जाता है कि हम एक सेकुलर देश, और ये बहुत ज़रूरी है। आप ये मान के चलिए, हम लोग अपने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाए हैं, तो आज हम इस मुकाम पर है कि आज दुनिया हमारा गुण गाता है। अब सोचिए, उसी समय पाकिस्तान का जन्म हुआ था, और उन लोगों ने एक नियम को लेके, एक धर्म को लेके चला है। आज देश विदेश भीख मांगते फिर रहा है अपना देश को चलाने के लिए। ये अंतर है, ये मैं बार बार लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम भी उस समय ये तय कर लेते कि हमें एक धर्म मान के चलना है, ये देश पाकिस्तान जैसे ही हो जाता। लेकिन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने ड्राफ्ट किया है, चाहे अंबेडकर जी हो या नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहा है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत सोच विचार करके ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लाया है कि हमें एक एक धर्म निरपेक्ष जो है देश बनाना है, जो सेकुलर है, जहाँ हर धर्म का आप खुशी खुशी आप पालन कीजिए, ये आपका निजी मामला है। कोई आपको नहीं बोल सकता कि आप इस भगवान को मानिए या उसको मत मानिए, ये आपका चॉइस है, आपका मर्जी है। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये चीज़ों को ध्यान में नहीं देते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि लोगों को लगता है कि नहीं कुछ चीज़ गलत चल रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अच्छे ध्यान से सोचिए कि किसी नियम से कोई खतरा नहीं है। जहाँ है वहाँ सरकार है, उनको उनको कानून बनाने के लिए जो 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 लागू होगा। लेकिन एक दूसरों के नियम को लेकर हम आपस में नहीं लड़ सकते, उससे हमारा कुछ नहीं मिले। खाली उससे हमारा जो है जो जो डेवलपमेंट का जो एजेंडा आता है वो साइड लाइन हो जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये सोचें और हम एक दूसरे के धर्म को इज़्ज़त करें। जैसे हम कहते हैं कि भाई अपना तो अपना है, लेकिन दूसरों का भी आपको इज़्ज़त करना चाहिए, और ये हमेशा रहा है। और हम अनेकता में एकता वाला मंत्र लेके चले हैं। शुरू से जब से स्कूल गए हैं, हमें ये सिखाया जाता था कि ये देश एक एक देश के रूप में है, लेकिन इस देश में कई भाषाएं हैं, कई जाति के लोग हैं, कई धर्म के लोग हैं, और सब मिल बांट के साथ में रहते हैं। क्योंकि सारे लोग, जब इंडिया का टीम क्रिकेट खेलता है तो जब हारता है तो सब लोग दुखी होते हैं, और जब जीतता है तो सब देशवासी खुशी खुशी उसका आनंद देते हैं। ये हमारा जो एकता है, जो अनेकता में एकता, जो हमारा नींव है, हमारा जो फाउंडेशन है इस पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा रखा। और ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना जितना विभिन्नता हमारे देश में है, शायद ही आपको हर
हर प्रांत में हर हर आपको दिखेगा कि अगर लगता है कि एक अलग ही देश है। यही हमारा ब्यूटी रहा है। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ का ब्यूटी आप एंजॉय कीजिए, वहाँ का जो खान पान है, रहन सहन है, उसको एंजॉय कीजिए। आप नॉर्थ में जाइए, कश्मीर जाइए, ये आपका है। आप यहाँ आइए, पहाड़ियों का एंजॉय। आप हिमाचल जाइए, आप गोवा जाइए, आपको अरुणाचल जाना है, जाइए। अलग जगह में अलग अलग उसका सुंदरता है, जिसको हम हमेशा दिल से मानते हैं कि ये। और हम नहीं चाहेंगे कि हर जगह सेम हो, फिर तो क्या फ़ायदा। अगर हर चीज़ यूनिफॉर्म दिखने लगे तो फिर लाइफ में अगर खाली केवल ब्लैक एंड वाइट ही रह जाएगा। कलरफुल हो, अलग अलग तरह का भाषा हो, अलग अलग तरह का रहन सहन हो, खान पान हो, यही हमारा ब्यूटी है। और हम जब विदेश जाते हैं यही देखते हैं कि उनका रहन सहन अलग है। ये सब मिल के, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें एक दूसरों का इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इज्जत नहीं करते एक दूसरों का, तो हम एक दूसरे इसको के साथ मिलकर जो है आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि हम मिलकर आगे बढ़ें। हमें अगर एक नया मेघालय बनाना है, या इसके लिए हमें साथ मिलकर का। और ये जो छोटा मोटा जो सोच विचार के जो जो हमारे जहन में रहते हैं, उसको आप साइड में कीजिए, वो ज़रूरी नहीं है। हम केवल केवल डेवलपमेंट के लाइन में ही सोचेंगे कि क्या हमारे स्टेट के लिए अच्छा है, क्या हम ऐसा काम करेंगे जो हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को नौकरी मिले, उनको अच्छी रोज़गार हो, उनका अच्छा लाइफ बीते, उनका अपना 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 जो है पूरा पूरा जीवन जो है वो शांति से गुजरे। यही हम चाहते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर माँ बाप जो ये वीडियो सुन रहा है, वो भी यही मान के चल रहा है कि सुख शांति से मेहनत करके, बिना किसी से लड़े, हम प्यार से भाईचारा से रहकर हम आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए हमें हमें चाहिए कि एक दूसरा का हम साथ दें। और और हम ऐसे ऐसे लोगों को चुनें। मैं केवल ये एमपी का नहीं सवाल नहीं कर रहा हूँ। हर इलेक्शन में आप जब किसी को चुनते हैं, आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं किस तरह की उम्मीदवार को वोट दे रहा हूँ। सारे विचार करने के बाद अपना कीमती वोट आप ऐसे लोगों को दें, हमेशा दें। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलत लोगों को इलेक्ट करते हैं, अब गलत लोगों को आप असेंबली में भेजते हैं, या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भेजते हैं, या पार्लियामेंट में भेजते हैं, हमारा स्टेट के लिए वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए कि अगर हमको भेजा गया है पार्लियामेंट में, मेरा काम क्या है। उसके लिए आपको 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 एक जागरूकता होना पड़ेगा, आपको एक समझ होना पड़ेगा, आपको एक एक लेवल का जो है सोच विचार होना पड़ेगा। आपको आप एक काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी हो, तो सोच समझ में और बातचीत करने में आसान हो जाता है। आपको भाषा की बहुत नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमने कहा, हम यहाँ आराम से इंग्लिश बोलते हैं, या खासी बोलते हैं, जो बोलते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा ही अपना बॉर्डर क्रॉस कर दें बर्मिहार से आगे, तो हमसे बहुत कम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, बहुत कम लोग जो है खासी में बोलेंगे। ज़्यादातर लोग हमें हिंदी में बोलेंगे, या कोई और असमीज़ या जो भी भाषा हो। और आजकल तो आपने देखा है, पूरा पार्लियामेंट जो है में सारा चर्चा जो है वो हिंदी भाषा में होता है। और इसलिए हिंदी भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी हो जाता है हम लोगों का, अगर हमें अपना स्टेट के लिए कुछ अच्छा करना है। क्योंकि भाई, आप एक ही आदमी को भेजते हैं इस 7 ज़िले से। ये बहुत ज़रूरी है कि वो, उसको समझ में आना चाहिए कि वहाँ क्या बातचीत हो रहा है। क्या जो बातचीत हो रहा है वो मेरा मेघालय स्टेट के हित में है, या इसके अहित में है। अगर ये सब समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको भाषा की ज्ञान हो। आप कई भाषा जानते तो और भी अच्छी बात है, हमें इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं साउथ की कुछ भाषा जानूँ, लेकिन हो नहीं पाया आज तक। मैं भी फ्यूचर में हो सकता है मैं फिर कोशिश करूँगा। लेकिन कहने का ये मतलब है कि आप आपको भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब हम एक इंसान को भेजते हैं पार्लियामेंट में, आप ऐसा इंसान को भेजिए
जो सही मायने में वो मेघालय को रिप्रेजेंट करता हो, कि ये में हम लोगों ने भेजा है पार्लियामेंट में, वो हमारा जो तकलीफ़ है, हमारा जो 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 अंडर डेवलपमेंट है, उसको वो पार्लियामेंट में ला सके, और जो जो ज़रूरी है सेंटर से डेवलपमेंट लाने के लिए वो सब कुछ ला सके। उसके लिए आपको अपना भाषा, अपना बोली, अपना चाल चलन, अपना जो 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 अपने आप को को का अपने आप का जो जो तरीका है, वो तरीका सही होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका मन में खोट नहीं, फिर तो आपको क्या चिंता है, आप आगे जाइए। आई थिंक मैं मान के चलता हूँ कि मेरा मन में खोट नहीं है, मैं अपने दिल खोल के आपके पास रखा हूँ। और ये और एक बात मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो युवा पीढ़ी है, जो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जैसे मैंने अपना बेटी, मेरा अपना बेटी है, तो दो बेटी और एक बेटा है। मैं अपना बेटी को ये कहा हो कि जब तुम, अभी वो 18 पार कर चुकी है, तो उनका अब वो वोट डाल पाए, मैं उनको बताया, मैं उनको बोला हूँ कि मैं तुम्हें अपना फर्स्ट वोट जो है अपने पिताजी को देने के लिए ये मौका मैं उनको दूंगा। और ये मैं सब नए जो वोटर्स है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो पहले बार वोट डालने जा रहे हैं, जो 18 साल के हो चुके हैं, मैं उनसे ये विनती करना चाहूँगा कि आप लोग, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप शुरुआत से ही जो फर्स्ट टाइम आप वोट डालने जाते हैं, यहीं से एक आदत बना लीजिए कि मैं केवल मुद्दे पर ही वोट करूंगा या करूंगी। क्योंकि और दूसरा कोई मायने नहीं रखता है, वो ये किस जात का है, वो किस धर्म का है, वो कहाँ से है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, वो उस एक अच्छा हैबिट मान के चले कि हम अगर वोट डालने जाएंगे, और ये मेरा मेरा तहे दिल से निवेदन है, वो फर्स्ट टाइम वोट जो मेरे बेटी है, जो जो लड़का है या लड़की है, जो 18 साल के हो चुके हैं, जिसको अभी फर्स्ट टाइम वोट डालने का मौका मिलेगा, अपना वोट जो है आप सही आदमी को दीजिए। और ये बार बार आप कीजिए, चाहे वो कोई भी इलेक्शन है, चाहे वो लोकल इलेक्शन हो या एमपी इलेक्शन। एक आदत मान के चलिए कि हम जब वोट देंगे, केवल उस उम्मीदवार को वोट देंगे जो सही मायने में मुझे आगे कुछ दिखाए कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटी हो या आपके बेटी या बेटा हो, जब ये लोग ये पढ़ लिख के जो है कंप्लीट कर ले अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करने के बाद, जब वो नौकरी ढूंढने जाएं, उनके पास नौकरी हो। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम मेहनत करें, जितना हो सके कोशिश करें कि कुछ इंडस्ट्रीज़ हम लाएं यहाँ। और और जब इंडस्ट्रीज आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली आगे आएगा, और ज़्यादा होगा। और जब जब नौकरी के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं, जो पढ़ लिख के, जो बहुत उम्मीद लेके मेहनत करके पढ़े हैं, हमें हमें हाँ हाँ, माँ बाप के तौर पे, या मैं हूँ या आप है, आपको हमेशा एक खुशी महसूस होगी कि मेरा बच्ची या मेरा बच्चा मेहनत करके जो है एक अच्छा नौकरी ढूंढ पाए। चाहे कोशिश करे कि इसी 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 स्टेट में नौकरी मिले, लेकिन पूरा देश आपका है, आप कहीं, पूरा दुनिया आपका है, आप कहीं भी जाके नौकरी ढूंढ सकते हैं उसमें को। लेकिन हमें कोशिश करना पड़ेगा कि हम ये बेरोज़गारी जो है कैसा ख़त्म करें। क्योंकि सरकारी नौकरी वैसे भी बहुत कम है। एक अगर पोस्ट निकालते हैं तो 10,000 लोग आते हैं लेने के लिए, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और लेकिन आप, अगर आप कई तरह का, अगर आपके पास फैक्ट्रीज हैं, आपके पास इंडस्ट्रीज है, जो जो जैसे हमारे तो यहाँ पहाड़ी एरिया है, यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री आप नहीं डाल पाएंगे। तो आपको एरिया के हिसाब से क्या इंडस्ट्री डाला जा सकता है, उस इंडस्ट्री को हमें जो है प्रोत्साहन देना है, एनकरेज करना है, ताकि अ, जो है बेरोजगारी कम हो, रोजगार के जो है आशा हो, रोजगार के जो है नए नए जो है उम्मीदें आए। यही उम्मीद लेके मैं आगे चल रहा हूँ। कई और मुद्दे हैं जो मैं अगर मौका मिला, तो अगर आप मुझे अपने कीमती वोट देंगे और मुझे जिताएंगे, तो मैं
आशा करता हूँ कि आने वाले महीनों में, सालों में मैं आपसे चर्चा कर पाऊँगा, और ये चर्चा जारी रहेगा। जैसे मैंने कहा है, आप मेरा वेबसाइट में जाइए, फिर बता रहा हूँ, www.lakhankumar.com। वहाँ मेरा पूरा डिटेल्स है, मेरा सारा कॉन्टैक्ट्स है। आप किसी भी समय मुझे अपना मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई आइडिया है, आप चाहते हैं कि मैं वो आइडिया मेरे साथ शेयर करें, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एक नया मेघालय मैं अकेला नहीं बना सकता। ये एक नए, जैसे मैंने कहा, ये इलेक्शन, मेरे लोग सोचते हैं कि मैं कि केवल ये इलेक्शन के बाद पता नहीं ये कहाँ जाएगा। लेकिन मैं बार बार ये बता रहा हूँ, हर चैनल पर, हर वीडियो में ये बताया, मेरे लिए ये जीतना या हारना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं एक सफ़र पर निकल पड़ा हूँ, और इस सफ़र में चाहे जो हो जाए, ये सफ़र में तय करूँगा। और आने वाले महीनों में आपको मालूम होगा कि मेरा आगे का क्या प्लान है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप अपने बहुमूल्य वोट मुझे देंगे। भाइयों बहनों, आई थिंक ये मेरा मन था कि मैं आपसे बात करूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौका मिलता है कि आप अपने उम्मीदवार से डायरेक्ट बात करते हैं, अपने कैंडिडेट से डायरेक्ट बात करते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि अगर आप नहीं, अपने कैंडिडेट के बारे में नहीं जानेंगे, आप एक फैसला नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कैंडिडेट सही है आपके लिए, कौन सा गलत। मैं चाहता हूं कि इस बार आप अपना सही कैंडिडेट को वोट दें, जो ना ही ना जो 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 केवल केवल स्टेट के लिए ना काम करे, बल्कि जब पार्लियामेंट में जाए, आपके तकलीफ़ों को, आपकी उम्मीदों को जो है उजागर कर सके, और वो बता सके कि हमारे स्टेट के लिए क्या ज़रूरी है, क्या अच्छा है, क्या ख़राब है। क्योंकि एक एमपी का दो दायित्व होता है। एक एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपको पार्लियामेंट में आपको हर, जब भी सेशन होता है, चाहे वो समर सेशन हो, विंटर हो, ऑटम हो, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। और जब सेशन ना हो, आप अपना स्टेट में आके देखिए कि कहाँ आपको डेवलपमेंट लाना है, कहाँ आपको जो है उनका उन्नति करवाना है, और कैसे आप लोगों से घुल मिल के उनके सोच, उनके विचार से मेल खाकर कैसे आप आगे जाएंगे, कैसे हम मिलकर एक 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 रास्ता तय करेंगे। सफ़र पर तो मैं निकल चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सफ़र पर मेरा साथ दें, क्योंकि मैं जानता हूँ, और ये मैं मानता हूँ कि बहुत मेहनत करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोग जो तकलीफ़ में हैं, वो दुखी ना हो, उनको ना लगे कि मेरा कोई उम्मीद, आगे जाके कोई कोई फ्यूचर नहीं है। ये सोच गलत है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा ये याद रखिए, भाई और बहनों, अगर सूर्यास्त है तो सूर्य उदय है, अगर सूर्य उदय है तो सूर्यास्त भी होगा। Where there is sunrise, there will definitely be a sunset. When there is a sunset, there will always be a sunrise. इसका मतलब ना ना लगातार अंधेरा होगा, ना लगातार उजाला होगा। ये साइकिल हमेशा चला है। आप तकलीफ से गुजरे हैं, आगे जाके अच्छा आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप बहुत आराम से ज़िंदगी गुजारे हैं, हो सकता है आगे जाके आपको तकलीफ़ें हों। लेकिन मेहनत जारी रखना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, घूसखोरी का ना साथ देना है, ना खुद घूसखोरी में अपना जो है शामिल हो। एक सही रास्ता मान के चलिए, एक मेहनत का रास्ता मान के चलिए, इज्जत से रहिए, सबका सबको इज्जत दे। अगर हम आपस में एक दूसरे को इज्जत देंगे, मुझे 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 उम्मीद है कि हम एक एक मेघालयन बनकर, चाहे वो किसी भी ट्राइब से हो या ना हो, या ट्राइब के बाहर हो, हम मेघालयन पहले हैं। अगर हम मेघालयन बन के, सोच कर कि हमें अगर एक 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 प्रण लेना है कि मुझे ये स्टेट को हमको बदलना है, हमें डेवलपमेंट लाना है, किसी भी कीमत पर हमें ये डेवलपमेंट लाना है, इसलिए हम केवल 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 डेवलपमेंट एजेंडा पर ही ध्यान देंगे। बाकी सारे मुद्दे हम साइड में कर सकते हैं। डेवलपमेंट हमारा सबसे आगे होगा, और डेवलपमेंट लाने के लिए ये जो मेरा मिशन है, जो जो उस मिशन को अगर मुझे आगे ले जाना है, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मुझे आप लोगों का भरोसा चाहिए, मुझे आप लोगों का विश्वास चाहिए। और अगर आप दें,
मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको आपको नाराज़ नहीं करूँगा, आपको कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक टीचर का वादा है, ये एक टीचर का सोच, ये एक टीचर का विचार है जो दिल से निकलता है। ये कोई रटा रटाया सुनी सुनाया कहानी नहीं है, ये मेरा विचार है, ये मेरा एक एक विज़न है कि हम एक उन्नत, एक डेवलप मेघालय बनाएं, और इसका शुरुआत हम इस इलेक्शन से करें। प्यारे भाइयों बहनों, लगभग 1 घंटा शायद हो चुका है। मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ विराम दूँ, मैं यहाँ रुक जाऊँ अभी, और जाने से पहले फिर एक बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ कि आप अपना कीमती वोट मुझे दें। अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे, यकीन दिलाता हूँ कि आपको कंप्लेन करने का मौका नहीं दिया। मैं प्रोफेसर लखन कमा, आपका निर्दलीय उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, शिलोंग सीट से खड़ा हुआ हूँ, और मैं जाने से पहले आप और एक बार सब लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरा मेरा चैनल के माध्यम से ये वीडियो को सुना, और जितना हो सके इसको आप फैलाएं भाइयों, अपने घर वालों में, अपने दोस्तों में फैलाएं, ताकि ये 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 मैसेज लोगों के पास जाना चाहिए कि हमें सही तरह से वोट करना है, हमें इस बार केवल डेवलपमेंट के लिए वोट करना है, और हमें एक अच्छा कैंडिडेट के लिए और मैं चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि आ, आ, आप मुझे भरोसा लायक समझे, और अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो अपना कीमती वोट जरूर मुझे दें। मैं प्रोफेसर लखन कमा आज के लिए यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।